गुड मॉर्निंग दोस्तों। ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। हमने इस पे पढ़ा था चंद्रवंश। चंद्रवंश जो था, हमारी कल की वीडियो में चंद्रवंश खत्म हो गया था। चंद्रवंश का जो भी सिस्टम था वो हमने पूरा पढ़ लिया था। कैसे चंद्रवंश शुरू हुआ, कैसे क्या क्या हुआ, कैसे चंद्रवंश का पतन हुआ, ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में देख ली थी। आज थोड़ा ओवरऑल देखते हैं कि कैसे चंद्रवंश शुरू हुआ, कैसे क्या हुआ। थोड़ा चंद्रवंश के बारे में एक हल्का रिविजन कर लेते हैं। फिर आज की क्लास में हम देखेंगे चंद्रवंश का प्रशासन, कैसे टैक्स आता था, कैसे उसकी न्याय व्यवस्था थी, कैसे उसके कर थे। उनके टैक्स के बारे में बोला जाता है 36 रकम 32 कलम, मतलब 36 प्रकार के जो टैक्स थे वो चंदों के थे। तो धीरे धीरे हमने देखा कि सोमचंद ने सन 700 एडी में, एक सेकेंड, तो सोमचंद ने हमने देखा लगभग 700 एडी में उसने क्या किया, चंद्रवंश की स्थापना की। और ये चंद्रवंश चला 1790 तक। जब गोरखा आक्रमण करते हैं, हमने देखा रण बहादुर शाह के उसमें, तो गोरखा ने जब यहाँ आक्रमण किया 1790 में, तो 1790 से पहले और 700 के बीच जो चंद्रवंश चला, काफी लंबा इसका टाइम पीरियड रहा। तो कैसे हमने देखा सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना की। सबसे पहले उसने राजभुंगा के किले से जो किया वो किया, अपनी राजधानी बनाई और चंद्रवंश की स्थापना की। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता गया। फिर वीणाचंद आया, चंद्रवंश का थोड़ा अवनति, थोड़ा पतन हुआ। फिर वीरचंद ने चंद्रवंश की पुनर्स्थापना की। फिर उसके बाद हमने देखा जितने भी राजा है, ज्ञानचंद, उद्योगचंद, भारती चंद, इन्होंने काफी कुछ कार्य किए। तो धीरे धीरे हमने देखा कि चंद्रवंश के लास्ट में हमने देखा जब मोहन चंद आया, और मोहन चंद के समय में चंद्रवंश फाइनली थोड़ा धीरे धीरे पतन की ओर जाने लग गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि अंतिम चंद्रवंश का जो राजा आया वो आया महेंद्र चंद। महेंद्र चंद जो अंतिम चंद राजा था, और महेंद्र चंद के समय भी हमने देखा 1790 में क्या हुआ, युद्ध हुआ और इसमें गोरखा जीत गई। तो देखा हमने कि कैसे एक वंश लगभग 700 से चला 1790 तक। काफी कुछ इन्होंने कार्य किए, काफी इन्होंने मंदिर बनाए, काफी इन्होंने किले बनाए, काफी इन्होंने टैक्स व्यवस्था की, न्याय व्यवस्था की। जो भी इतनी चीजें उन्होंने की वो हमने सारा पढ़ लिया है। आज थोड़ा सा चंद्रवंश का हम देखेंगे प्रशासन। अब देखो कि धीरे धीरे जो चीज शुरू होती है वो खत्म भी होती है। ये हमें चंद्रवंश से सीखने को मिला कि कैसे राजाओं ने इतनी मेहनत की, डोंडी तक आक्रमण किया, डोंडी को जीता, फिर सीरा सोर वाला एरिया जो भी जीता, सारी चीज हमने देखी। तो आज हम देखेंगे चंद्रवंश का थोड़ा प्रशासन देखेंगे, चंदों का प्रशासन। सबसे पहले देखें तो चंदों के प्रशासन में हम देखें कि चंदों का जो राज्य था वो किस टाइप से विभक्त था। तो चंदों का अगर हम राज्य की बात करें तो इसमें इनका राज्य, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखें तो सबसे पहले इनके राज्य में था मंडल। मंडल के बाद था देश। तो मंडल हो गया, देश हो गया, फिर था परगना, फिर था गरखा, और फिर था गांव। तो चंदों का जो विभाजन था, जो इनकी व्यवस्था थी, जैसे आज के टाइम पे हम देखें, फिर देश हो गया, फिर राज्य हो गया, फिर जिला हो गया, फिर क्षेत्र हो गया, तहसील मान के चले, फिर धीरे धीरे ऐसे के ब्लॉक हो गया, फिर गांव हो गया। तो आज के समय पे हम देखें कि ऐसे हमारा देश का विभाजन है। देश हो गया, फिर राज्य हो गया, फिर जिला हो गया, फिर तहसील, फिर ब्लॉक, फिर गांव। तो उस टाइम पे मंडल था, मंडल के बाद देश था, देश के बाद परगना था, परगना के बाद गरखा था, गरखा के बाद था गांव। तो इस तरीके से जो चंद साम्राज्य था इतने भागों में विभक्त था। ये चीजें हमने देखी। और इसके अगर अधिकारियों की हम बात करें तो मंडल में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था राजा। यहाँ होता था राजा। और इसके बाद जो परगना था ये दो भागों में डिवाइड था। एक नागरिक परगना था, एक सैनिक परगना था। तो जो जो नागरिक परगना था उसके अधिकारी को बोला गया सीकदार। एक था नागरिक परगना, नागरिक परगना, और एक था सैनिक परगना, सैनिक परगना। ये चीजें दो भागों में विभाजित थी। फिर गरखा का जो मेन था वो था गरखा, गरखा नेगी इसका जो मेन था वो होता था मुखिया। गांव के होते थे बूढ़ा या सयाना। जो हमने पढ़ा था सोमचंद ने पहले बूढ़ा और सयानों की जो नियुक्ति की थी, यह इसका होता था प्रधान। अब जो सैनिक परगना का जो अधिकारी होता था वो था बक्सी, बक्सी। और इस परगने का जो नागरिक परगना था इसके अधिकारी को बोलते थे सीकदार।
तो ये चीजें हमने देखी कि जो चंदों का प्रशासन में चंदों का जो राज्य था वो किस प्रकार से विभाजित था, ये चीजें हमने देखी। सबसे पहले था मंडल, मंडल के बाद था देश, देश के बाद था परगना, परगना के बाद था गरखा और गरखा के बाद था गांव। तो मंडल में जो होता था, जो मेन मुखिया होता था, वो मंडल का मेन मुखिया होता था राजा। सारे आदेश जो होते थे, सारे जो कार्य देखता था वो राजा होता था। आज के टाइम में जैसे प्रधानमंत्री हम देखें वैसे तो राष्ट्रपति होता, पर जो औपचारिक रूप से होता है, जो मेन सारे कार्य संभालता है वो होता प्रधानमंत्री। तो वही था, फिर देश था, फिर देश के बाद परगना था, परगना में दो भागों में परगना डिवाइड था। एक था नागरिक परगना और दूसरा था सैनिक परगना। तो नागरिक परगने का जो अधिकारी था उसे बोला गया सीकदार, और सैनिक परगने का जो अधिकारी था उसे बोला गया बख्शी। ये चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद था गरखा पट्टी, जैसे हमारे गांव में बोलते बोलते वो उस पट्टी का है, वो उस गरखे का है। तो वही जो गरखा था उसका जो अधिकारी होता था, मेन जो मुखिया होता था, वो होता था गरखा नेगी। फिर के बाद गांव था, गांव में जो बूढ़ा और सयाना या इसे ही प्रधान बोला जाता था। तो राज्य जो चंदों का विभाजित था वो इस प्रकार से विभाजित था, ये हमने देख लिया। अब इनका थोड़ा टैक्स देखते हैं, क्योंकि राज्य था तो मैं किससे चलेगा, टैक्स से चलेगा। तो इनका थोड़े भू व्यवस्था या थोड़ा इनका टैक्स के बारे में हम देखते हैं। तो टैक्स अगर हम मान के चले तो उस जमाने में मेन भूमि कर ही होगा, इंपॉर्टेंट भूमि थी। तो जो टैक्स आएगा वो मेन भूमि से ही आएगा। तो वही तब भू कर जो था, भू कर यही मुख्य आय के स्रोत थे। तो अगर इनकी राज्य प्रणाली में अगर हम टैक्स राजस्व की बात करें तो वो था भूमि का। और जो भूमि होता था, भूमि को बोला जाता था था। इसमें कुछ मिलता है कि बहुत बार एग्जाम में पूछ गया कि भूमि को क्या बोला जाता था और भूस्वामी को क्या बोला जाता था। तो भूमि को बोला जाता था थात, थात मतलब हो गया भूमि, और थातवान हो गया भूस्वामी। थातवान, थातवान को बोलते थे भूस्वामी, मतलब जो भूमि का मालिक होगा उसे बोलेंगे थातवान, और भूमि को बोलते थे थात। ये चीजें हमने देखी। इनके टैक्स के टाइम पे हमने देखा कि जो लक्ष्मी चंद एक शासक आया, लक्ष्मी चंद, इसने इतने टैक्स बढ़ा दिए कि इसके समय पे बोला जाता है कि लोग घरों की छतों पे फसल उगाते थे, घरों की छतों पे। ये हमने देखा, अगर पूछा जाए कि चंद शासक के काल में लोग टैक्स से परेशान हो गए थे और घर की छतों में खेती करते थे, कुछ फल फल हो गया, सब्जी हो गया उगाते थे, तो वो किसके समय पे, लक्ष्मी चंद के समय पे। तो चंद वंश का हमने देखा, प्रशासन देखा, राज्य किस प्रकार से विभाजित था। अगर हम देखें थोड़ा सा तो हमने देखा कि जो विभाजित था, मंडल था, मंडल के बाद देश, देश के बाद परगना, परगना के बाद गरखा, गरखा के बाद गांव, और गरखा का जो गरखा नेगी होता था ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने चंद्रवंश का देखा, थोड़ा टैक्स प्रणाली, आय के स्रोत कहाँ से टैक्स आते थे, कहाँ से क्या आता था, ये हो गया चंद्रवंश का। अब इसके बाद चंद्रवंश के कुछ टैक्स आते हैं, इंपोर्टेंट टैक्स, क्योंकि इनके टैक्सों को बोला गया 32 कलम 36 रकम, इस नाम से ये जाने जाते थे। तो चंदों के 36 प्रकार के टैक्स थे, और इनमें से हम देखते हैं जो इंपोर्टेंट होंगे उन पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चंदों के कर, चंदों के कर, तो कुछ टैक्स लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे आ गया सिरती, फिर आ गया जूलिया, कुछ इंपोर्टेंट हम लिखते हैं। फिर आ गया भाग, फिर एक होता था टांड कर, फिर होता था मिझारी। ऐसे जो कुछ प्रकार के 36 प्रकार के ये टैक्स थे, 36 प्रकार के, उसमें कुछ इंपोर्टेंट हम देखते हैं। तो इनमें कुछ डिवाइड करके देखते हैं हम थोड़े थोड़े करके। जैसे पहला हो गया सिरती, दूसरा हो गया जूलिया, तीसरा हो गया भाग, चौथा हो गया टांड, पांचवा हो गया मिझारी। तो चंदों के काल में टैक्सों की बहुत परंपरा थी, मतलब ये अत्यधिक इन्होंने टैक्स लगा दिए थे। उसके बाद जब गोरखा आए तो गोरखों ने ये इनकी टैक्सों को खत्म किया और नए टैक्स का वो किया। तो सिरती अगर हम मान के चले तो सिरती जो था वो नकदी कर था। सिरती हम कर की बात करें, ये नगद के रूप में दिया जाता था, ये था नकदी कर। जूलिया था नदी पुलों की, जो नदी पुलों की जो रक्षा करते हैं, नदी पुलों पर जो रहते थे आर पार कराने वाले पुलों पे, तो उनके लिए दे जो टैक्स, उनको जो टैक्स देगा वो था जूलिया कर, नदी पुलों के लिए टैक्स। तो फिर था भाग, भाग जो था ये घराटों पर लिया जाने वाला टैक्स था। जो घराट होते थे हमारे, उन पे जो टैक्स लिया जाता था उसे बोला जाता था भाग। जो घराट, जो घट बोलते थे हम जिनको नॉर्मल भाषा में, जब आजकल इलेक्ट्रॉनिक चक्की आ गई वो नहीं थी तो पहले घटों पे अनाज पीसा जाता था। जो भाग नाम का जो टैक्स था वो किस पे लिया जाता था, घराटों के लिए, घराटों का टैक्स। तो भाग कर जो था घराटों से संबंधित था। फिर टांग कर जो ये बुनकर रहते थे, बुनकर जो वस्त्रों को बनाते थे,
तो बुनकरों के लिए बुनकरों का टैक्स, मतलब बुनकरों से जो टैक्स लिया जाता था उसे बोला जाता टाट कर। तो अमीजारी ये कामगारों जैसा जो घरेलू काम करते हैं छोटे मोटे, उनसे ये टैक्स लिया जाता है। तो टैक्स के धीरे धीरे हमने देखा कि सिरती हो गया, जूलिया हो गया, भाग हो गया, टांड हो गया, मिजारी। तो इसके बाद इनके और कुछ टैक्स थे, उनके बारे में हम देखते हैं। फिर एक टैक्स था कटक। कटक कटक जो था वो सेना के लिए लिया जाता था, सेना के लिए कर। तो फिर अब कटक हो गया, फिर मांगा हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे टैक्स थे। फिर एक होता था बड़े उत्सवों पर, उस उत्सव जो होते थे, भात कर हो गया, फिर एक भाग कर हो गया जो हमने अभी पढ़ा ये घराटों वाला। तो अगर भात कर की हम बात करें तो बड़े बड़े उत्सवों पर ये लिया जाता था। जैसे शादी ब्याह के टाइम पे अगर किसी ने बड़े उत्सव करने हैं तो वो ये देखा। एक हो गया राखिया कर, राखिया कर। तो इनके बारे में भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि कौन किस किस लिए लिया जाता है। तो कटक जो लिया जाता था, कटक नाम का टैक्स वो लिया जाता था सेना के लिए। जो भी सैनिक होते थे उनके लिए जो टैक्स, उनकी जो सैलरी देनी है उसके लिए जो टैक्स के रूप में दिया जनता से लिया जाएगा उससे बोलता था कटक। कटक नाम का टैक्स। मांगा ये युद्ध के समय लिया जाता था, युद्ध के समय। और इसमें एक शासक आता है मोहन चंद के टाइम पे, जब हमने देखा युद्ध हुआ था तो उसमें इसने बोला जाता है कि उस समय इस टैक्स को लगाया जाएगा। पूछा जाए कभी कि मांगा नाम का टैक्स किसने लगाया था, तो ये लगाया था मोहन चंद ने। तो ये युद्ध के समय या आपातकाल की स्थिति के समय ये टैक्स लिया जाता था। कौन सा टैक्स? मांगा टैक्स। फिर ये भात कर जो था वो बड़े उत्सवों पर, बड़े उत्सवों पर लिया जाता था। कौन सा कर? भात कर। फिर राखिया कर, ये रक्षाबंधन के टाइम पे और जनेऊ संस्कार के टाइम पे लिया जाता था, जनेऊ संस्कार के टाइम पे। तो अभी कुछ टैक्सों में से हमने देखा, सिल्टी देख लिया हमने, नगदी, जूलिया हो गया, भाग हो गया, फिर टांड जो बुनकरों से जो कपड़े बुनने वाले उनसे लिया जाता था, मिजारी कामगारों से लिया जाता था, कटक जो हो गया वो सेना के लिए, मांगा युद्ध के समय। अगर बोला जाए मांगा टैक्स किसने लगाया तो ये लगाया मोहन चंद ने। फिर उसके बाद देखो जो हमने देखा राखिया कर, फिर भात कर बड़े उत्सवों पर लिया जाता था। फिर उसके बाद सीकदार कर, एक होता था सीकदार। सीकदार ये परगना अधिकारी का टैक्स होता था, परगना अधिकारी सीकदार। इससे पहले भी हमने पढ़ा, जो परगना हमने पढ़ा कि दो भागों में था, एक नागरिक परगना, एक सैनिक परगना। तो जो नागरिक परगना का अधिकारी होता था वो सीकदार को बोला जाता था। तो इसीलिए जो ये सीकदार नाम का टैक्स लिया जाता था ये नागरिक परगने के अधिकारी के लिए लिया जाता था। नागरिक जो परगना होता था उसके अधिकारी के लिए कौन सा टैक्स लिया जाता था? सीकदार। तो ऐसे ही ऐसे इनमें एक आता है हिलयान, हिलियानी टैक्स भी आता था। हिलियानी टैक्स उस टाइम पे लिया जाता था, ये बरसात के टाइम पे लिया जाता था। बरसात में जब नदियां, हिल मतलब कीचड़, हम नॉर्मली भाषा में बोले तो हिल का मतलब हो गया कीचड़। तो कीचड़ जब बरसात होती है तो उसके टाइम पे जो सड़कें थी, सड़कें बेकार हो जाती थी कीचड़ से। और उस समय जो सड़कों की मरम्मत के लिए जो टैक्स लिया जाता था वो लिया जाता था हिलियानी कर। किस लिए लिया जाता? सड़कों की मरम्मत के लिए, सड़कों की मरम्मत के लिए। तो टैक्सों में करीब 36 प्रकार के इनके टैक्स थे। कुछ हमने देखे, कटक हो गया, मांगा युद्ध के समय। इनमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो जूलिया एक इंपॉर्टेंट है, एक भाग, भाग है जो घराटों पर, घटों पर लिया जाता था। फिर टांड हो गया, फिर मिझारी हो गया, फिर मांगा ये इंपॉर्टेंट है युद्ध के समय। फिर राखिया तो से तो पता ही चल रहा है, राखी रक्षाबंधन ये तो। फिर सीकदार जो था नागरिक परगने के लिए, अधिकारी के लिए लिया जाता था। फिर हिलयानी एक था सड़कों की मरम्मत के लिए। तो धीरे धीरे हमने देखा कि चंद वंश के इतने टैक्स हुए, उनको हमने धीरे धीरे हमने दिया। एक इसके बाद कुछ और टैक्स अगर हम देखें तो एक बेकर आता था अनाज के रूप में। बेकर जो टैक्स था वो था इसके रूप में, अनाज के रूप में देकर, अनाज के रूप में देकर। इससे पहले हमने सिरती पढ़ा था। तो सिरती जो टैक्स था, सिरती ये था नगदी कर था, नगदी। और ये अनाज के रूप में कौन सा था? बेकर। तो यही धीरे धीरे करों को देखे हम। तो इससे पहले जो हमने देखा धीरे दो चार टैक्स इनके और थे, बेकर हो गया, सिरती हो गया, फिर टांड हो गया, फिर जो सारे टैक्स थे। फिर कुछ कुछ घोड़ेयाल भी आते थे इसमें, घोड़ों की रक्षा करने के लिए घोड़ेयाल, फिर ऐसे कुत्तों की रक्षा के लिए कुड़ियाल, ऐसे बहुत से सारे जो टैक्स थे वो थे। तो चंदों का टैक्स जो हमने देखा, अब इसमें कुछ और टैक्स देखें तो हम, तो एक
एक टैक्स और है बजनिया। तो ये बजनिया जो टैक्स लिया जाता था, जो राजा के नर्तक नर्तकी होते थे, अगर मनोरंजन का प्रोग्राम कभी राजा कर रहा है तो उसके नर्तक नर्तकों के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसे बोला जाता है बजनिया। तो बजनिया जो टैक्स था राजा के नर्तक व नर्तकियों के लिए था, नर्तक व नर्तकियों के लिए। जो राजा के जो नर्तक नाचने वाले होंगे उनके लिए जो टैक्स लिया जाता था उसे बोलते हैं बजनिया। तो ऐसे ही धीरे धीरे हमने देखा चंदों के जितने भी इंपॉर्टेंट टैक्स थे वो हमने देख लिए हैं। अब थोड़ा आगे हम देखते हैं चंदों के कुछ और कार्य हम देखते हैं। इसके बाद चंदों के हम अगर न्याय प्रणाली की बात करें, चंदों की न्याय प्रणाली, तो न्याय प्रणाली में सर्वोच्च होता था राजा। सर्वोच्च जो न्यायाधिकारी होगा वो होगा राजा। आज के टाइम पे हम देखते हैं तो सीजीआई जो हमारे मेन सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जस्टिस होते हैं सीजीआई वो मुख्य होते हैं। उसके बाद देखो तो राष्ट्रपति वो तो अलग मैटर आ जाता है कि क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 के टाइम पे अगर किसी को मृत्युदंड मिल गया तो वो अंतिम राष्ट्रपति के पास जा सकता है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर हम देखते हैं हाई कोर्ट हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो इसमें जो मेन डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च जो माना जाता था वो राजा को ही माना जाता था। अब इसके टाइम पे हमें एक शासक पड़ा था लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद के समय हमने देखा उसने 2 कचहरियां बनाई थी। कचहरियां मतलब न्यायालय या कोर्ट बनाया था 2 इसने लक्ष्मीचंद ने। तो हमने देखा था एक उसने बनाया था न्योवाली और एक बनाया था बिस्टावली। किसने बनाए थे? लक्ष्मीचंद ने बनाए थे। शक्ति गोसाई हमने देखा जो जन्म से अंधा था, उसके जो भाई था उसी ने ये इनको बनाया था, न्याय प्रणाली में शुरुआत किया था। तो देखा था न्योवाली हमने देखा था ये समस्त जनता के लिए था, समस्त जनता के लिए न्योवाली जो कचहरी थी। और जो बिस्टावली कचहरी थी ये था सैन्य मामलों के लिए, सैन्य मामलों के लिए। तो ये अगर न्याय व्यवस्था की हम बात करें न्याय प्रणाली में तो सर्वोच्च तो राजा हो गया, फिर 2 कचहरियां जो लक्ष्मीचंद ने न्याय में आसानी, अगर दोनों एक ही में जाएंगे तो फिर न्याय पाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। एक न्योवाली नाम का टैक्स भी आता है, न्योवाली जो इनके टैक्सों में एक आता है न्योवाली। तो न्योवाली टैक्स एक था ये न्याय पाने के लिए दिया जाता था, न्याय पाने के लिए। धीरे धीरे टैक्स मेरे को याद आ रहे हैं तो उस इस हिसाब से मैं बता। एक पौरी टैक्स भी था, पौरी ये लिया जाता था राजधानी की रखवाली के लिए, राजधानी की रखवाली के लिए। क्योंकि 36 टैक्स हैं, इतने एक साथ याद तो आएंगे नहीं, धीरे धीरे जैसे भी याद आएंगे तो मैं बताता जाऊंगा। तो अभी जैसे 2 नए टैक्स हमने पढ़ ली। न्योवाली ये न्याय पाने के लिए था, पौरी राजधानी की रखवाली के लिए जो करते थे उनको देय कर था। एक 2 और थे, एक था रंगताली, रंगताली टैक्स इसी में लिख देते हैं, टैक्स वाले में लिख देते हैं। एक होगा न्योवाली जो हमने अभी पढ़ा, न्योवाली ये था न्याय पाने के लिए दिया जाने वाला टैक्स, न्याय पाने के लिए टैक्स। एक रंगताली होता था, ये लेखक को दिया जाता था, रंगताली लेखक के लिए टैक्स, लेखक के लिए टैक्स। और एक पौरी अभी हमने देखा, पौरी पौरी टैक्स जो राजधानी की रखवाली करता था उसके लिए दिया जाता था, राजधानी की रखवाली के लिए। तो जैसे जैसे याद आएंगे वैसे 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 मैं बताता जाऊंगा। तो राजधानी की रखवाली के लिए कौन सा लिया? सिरती देकर नकदी बेकर अनाज के रूप में, बजनिया राजा के नर्तक नर्तकियों के लिए, न्योवाली जो था न्याय पाने के लिए टैक्स दिया जाता था, न्योवाली जो टैक्स हो गया। फिर रंगताली जो लेखक के लिए देकर, जो लेखक जो काम करते थे, लेखन का काम करते थे उनके लिए टैक्स ये था। फिर एक पौरी हो गया, पौरी जो राजधानी की रखवाली के लिए लिया जाता था। तो अभी हम जहाँ पे थे थोड़ा उससे आगे न्याय प्रणाली की चर्चा करते हैं। तो न्याय प्रणाली में हमने सर्वोच्च देखा राजा, फिर उसके बाद कचहरियां तो न्योवाली, और जो गांव में जो न्याय करते थे वो बूढ़ा या सयाना करते थे, बूढ़ा या सयाना। पहले पुराने टाइम पे भी हमने देखा हमारे गांव में भी, हमारे क्या अक्सर सभी गांवों में ये चीजें होती थी कि जो अगर किसी का पंगा हो गया, किसी का किसी से झगड़ा हो गया तो लोग आपस में पंच बुलाते थे और गांव की एक मीटिंग करते थे। तो हमारे गांव में तो यही उस समय यही चलता था कि एक सारे मीटिंग बुलाएंगे, सारे बैठेंगे और कुछ पंच जो 5 लोग इंपॉर्टेंट होते थे, क्या सजा देनी है क्या। ये तो पहले जमाने में तो बहुत होता था, किसी किसी को तो गांव से निकाल देते थे, बोलते थे भाई तू गांव में नहीं रहेगा, और वो करते थे बातचीत सारे बंद कर देते थे। तो ये तो
अक्सर हुआ होता है बूढ़ा और सयाना जो न्याय गांव में करते थे। तो न्याय प्रणाली में हमने देखा सर्वोच्च हो गया राजा, कचहरियां दो लक्ष्मी चंद ने बनाई थी, न्यौवाली और बिष्टावली, और गांव का जो न्याय देखते थे वो देखते थे बूढ़ा या सयाना। तो चंदों में हमने चंदों का प्रशासन में टैक्स हमने पढ़ लिए, चंदों की न्याय व्यवस्था हमने पढ़ी, चंदों का राज्य कैसे विभक्त था वो चीज हमने आज पढ़ी। अब चंदों का अगर हम आज देखें तो चंदों के कुछ मंदिर भी हम देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर देख लेते हैं चंदों के मंदिर, एक साथ अगर रहेगा मैटर तो पढ़ने में आसानी होगी। चंदों के प्रमुख मंदिर, जिन्होंने प्रमुख मंदिर बनाए कुछ उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो एक बालेश्वर मंदिर हमने फेमस देखा, बालेश्वर मंदिर कहाँ, चंपावत का। 1223 कराचल देव का लेख, जो जितने भी चीजें हमने पढ़ी इनमें लेखों के बारे में, विक्रमचंद का लेख, फिर कत्यूरी राजाओं ने भी इस पे लेख लिखा था। तो बालेश्वर जो मंदिर हो गया हमारा, तो बालेश्वर मंदिर ये चंपावत वाला एरिया में है, बालेश्वर मंदिर, बालेश्वर मंदिर। तो इसका जो माना जाता है वो माना जाता है उद्यान चंद ने इसका निर्माण किया, उद्यान चंद। तो बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया, उद्यान चंद। फिर लक्ष्मी चंद जो था 1602 में इसने 2 मंदिरों का निर्माण किया। एक फेमस मंदिर है हमारा बागनाथ मंदिर, बागनाथ मंदिर जो बागेश्वर में है, सरयू के बगल, सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। तो जो बागनाथ मंदिर है हमारा बागेश्वर में है, सरयू नदी के किनारे, इसका निर्माण किसने किया, लक्ष्मी चंद ने। और ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर भी किया था, वो भी किसने किया था, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ये भी किसने बनाया था, लक्ष्मी चंद ने। और इसके बाद एक काशीपुर में अटरिया देवी मंदिर आता है, काशीपुर में अटरिया देवी मंदिर, काशीपुर में अटरिया देवी मंदिर। तो काशीपुर में अटरिया देवी मंदिर जो उधम सिंह नगर में पड़ता था, ये बनाया किसने बनाया, रुद्रचंद ने, रुद्रचंद। तो ये चीजें हमने देखी, ये हो गया उधम सिंह नगर। तो यहाँ काशीपुर जो एरिया पड़ता है उसमें बनाया अटरिया देवी मंदिर, बनाया रुद्रचंद ने। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट पढ़ा था बाज बहादुर चंद के बारे में। तो बाज बहादुर चंद के बारे में हमने पढ़ा था, बाज बहादुर चंद जो चितई गोलू का जो इम्पोर्टेंट मंदिर है, जो चितई गोलू अल्मोड़ा में जो मंदिर है, गोलू देवता का मंदिर, इन्होंने घोड़ा खाल में, एक घोड़ा खाल जो हुआ है नैनीताल में, घोड़ा खाल नैनीताल में, घोड़ा खाल नैनीताल में इन्होंने क्या किया कि गोलू देवता का एक मंदिर बनाया, गोलू देवता का मंदिर। तो मंदिरों का क्रम अगर हम देखें, जो इम्पोर्टेंट कुछ मंदिर है, सबसे पहले हमने देखा बागेश्वर मंदिर जो चंपावत में है, ये बनाया उद्यान चंद ने। उसके बाद हमने देखा 1602 में 2 मंदिर, लक्ष्मेश्वर मंदिर, और जो इम्पोर्टेंट हमारा बागनाथ मंदिर है जो बागेश्वर में है, सरयू नदी के किनारे है, वो किसने बनाया, लक्ष्मी चंद ने। फिर काशीपुर में अटरिया देवी मंदिर जो हमने देखा उधम सिंह नगर में, वो बनाया रुद्रचंद ने। और घोड़ा खाल नैनीताल में एक गोलू देवता का जो मंदिर बनाया, वो किसने बनाया, बाज बहादुर चंद ने। तो चंदों का हमने ये सारी चीजें देखी। एक भीमेश्वर मंदिर भी बनाया भीमताल में, वही किसने बनाया, ये बाज बहादुर चंद। तो आज की अगर हम देखें हमने क्या क्या देखा, तो स्टार्टिंग से अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हमने देखा चंदों का राज्य। हमने देखा मंडल, देश, परगना, गरखा और गांव। तो मंडल में हमने देखा मंडल का जो मुखिया होता था वो राजा होता था, राजा के बाद देश हो गया, देश के बाद परगना में, परगना 2 भागों में डिवाइड था, एक नागरिक परगना था, एक सैनिक परगना था। नागरिक परगने का अधिकारी हो गया सीकदार, और सैनिक परगने के अधिकारी बख्शी, जो सामान्य तौर सैनिकों को बोला जाता है। गरखा का जो होता था वो होता था गरखा नेगी, और गांव में होता था बूढ़ा सयाना। जो अभी हमने पढ़ा कि जो न्याय व्यवस्था में गांव की जो न्याय व्यवस्था देखते थे वो बूढ़ा और सयाना देखते थे। फिर उसके बाद हमने टैक्स के बारे में पढ़ा। टैक्स में हमने देखा कि मेन भूमि कर ही होता था, उस टाइम पे कुछ तो था नहीं, तो मेन भूमि कर था। और भूमि कर में देखा हमने थात बोलते थे भूमि को, थातवान बोलते थे भूस्वामी को, ये हमने देखे। और टैक्स में एक लक्ष्मी चंद आ गया, इसने ज्यादा टैक्स लगा दिए थे, तो लोग घरों की छतों पे भी खेती करते थे। ये चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने चंदों के कुछ टैक्स देखे। ये देखे हमने सिरती, जूलिया, भाग, टांड हो गया, बुनकर हो गया, बुनकरों पे मिजारी हो गया। फिर हमने कटक देखा, फिर मांगा, फिर भात कर हमने देखा बड़े उत्सवों पे, फिर राखिया कर, फिर सीकर, फिर हिलियानी जो बरसात के टाइम पे सड़कों पे जो कीचड़ हो जाता था उसकी सफाई के लिए, उसकी मरम्मत के लिए जो टैक्स लिया जाता था वो। फिर हमने पैकर देखा अनाज के रूप में। फिर बजनिया राजा के नर्तक नर्तकियों के लिए, फिर न्यौवाली न्याय पानी, रंगताली लेखक के लिए, फिर पौरी जो राजधानी की रखवाली करते थे उनके लिए टैक्स। फिर उसके बाद हमने देखा न्याय प्रणाली देखी। सर्वोच्च राजा होता था, कचहरियां दो हमने लक्ष्मी चंद ने बनाई थी आसानी के लिए, न्यौवाली बिष्टाई न्याय में आसानी हो इसके लिए
दो कचहरियां बनाई थी किसने, लक्ष्मी चंद ने। गांव में देखा हमने बूढ़ा और सयाना देखते थे। फिर उसके बाद हमने लास्ट देखा कुछ जो मंदिर, प्रमुख मंदिर आते हैं चंदों के, वो हमने देखा बालेश्वर मंदिर उद्यान चंद, 1602 में बागनाथ मंदिर बागेश्वर में जो सरयू नदी के किनारे है लक्ष्मी चंद, फिर 1602 में लक्ष्मीश्वर मंदिर लक्ष्मी चंद ने बनाया, फिर काशीपुर में जो अटरिया देवी मंदिर है रुद्र चंद ने बनाया। तो ये चीजें फैक्ट है, ये तो हमें, इसमें तो हम स्टोरी हो नहीं सकती, इसमें हमें याद ही रखना पड़ेगा, ये फैक्चुअल चीजें पूछा जाएगा काशीपुर में अटरिया देवी मंदिर किसने बनाया, तो इसमें हम स्टोरी क्रिएट नहीं कर सकते, याद रखना पड़ेगा कि भाई रुद्र चंद ने बनाया। अगर पूछा जाए घोड़ा खाल नैनीताल में जो गोलू देवता का एक मंदिर बनाया किसने बनाया, तो वो बाज बहादुर चंद, ये हमें याद रखना पड़ेगा, इसमें तो फैक्चुअल चीजें हैं, ये तो याद ही आती है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, इंपोर्टेंट सारा तो हो ही गया है, अब चंदों का थोड़ा हम किले देख लेते हैं। स्थापत्य कला अगर हम देखें, स्थापत्य कला चंदों की और कुछ किले, यहाँ चंद वंश की अंतिम क्लास होगी, बाकी सारी क्लासें हमारी होगी है। थोड़ा चंदों के किले देखते हैं। किले इंपोर्टेंट, सबसे पहले ही हमारा फेमस सोमचंद भाई साहब राजगंगा का किला, जहां से राजधानी शुरू की। तो फर्स्ट किला हम देखें राजगंगा का किला। राजगंगा का किला कहाँ है, चंपावत में, चंपावत। किसने बनाया, सोमचंद ने, सोमचंद ने। फिर उसके बाद हम देखें लाल मंडी का किला, लाल मंडी का किला, ये है अल्मोड़ा में, क्योंकि जब 1563 में कल्याण चंद भाई राजधानी अल्मोड़ा ले गए तो उसी को बाद में इसी का नाम फोर्ट मोइरा किया गया। तो ये किसने बनाया, कल्याण चंद ने, कल्याण चंद ने। फिर आता है मल्ला महल, मल्ला महल, ये बनाया रुद्र चंद ने। मल्ला महल की स्टोरी हमने पढ़ी है, जिसने भी गढ़वाल पे आक्रमण किया नंदा देवी की मूर्ति यहाँ से ले गया और कहाँ रखा, मल्ला महल में। ये सारे हमने चंद्रवंश में पढ़ लिया है। मल्ला, एक तल्ला महल आएगा, तल्ला महल, तल्ला महल, तल्ला महल आता है। एक आता है देवड़ी का रंग महल, देवड़ी का रंग महल, और एक आता है दसे का छाजा, दसे का छाजा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा हटके है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये बनाए थे किसने, उद्योत चंद ने, उद्योत चंद ने। और फिर एक हम देखें खगमरा का किला, वो बनाया भीष्म चंद ने, इसे थोड़ा अलग लिखा है, खगमरा का किला। तो खगमरा का किला बनाया भीष्म चंद ने। तो अगर चंदों का लास्ट स्थापत्य कला अंतिम टॉपिक अपने हिसाब से मैं देखूं तो जो किले थे जो स्थापत्य कला में आते हैं, जैसे अकबर हो गया, जैसे सल्तनत काल में हो गया, बाबर में हो गया, मुगल काल में हो गया कि ताजमहल बनाया, आगरा का किला बनाया, ये बनाया, तो वही स्थापत्य कला में यही हमारे जो उत्तराखंड में जो कुमाऊं चंपावत में चंद्रवंश ने जो स्थापत्य कला बनाया वो ये चीजें हमने देखी स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला में हमने देखा राजगंगा का किला हो गया, लाल मंडी का किला अल्मोड़ा कल्याण चंद, फिर मल्ला महल रुद्रचंद, फिर तल्ला महल देवड़ी का रंग महल और दसे का छाजा, ये किसने बनाया, उद्योग चंद ने। तो स्थापत्य कला में अब एक हथिया देवाल हमने देखा था, एक हथिया देवाल, एक हथिया देवाल जो पिथौरागढ़ में है, ये भी स्थापत्य कला में आता है। तो ये चीजें बाज बहादुर चंद ने ये बनाया था, बाज बहादुर चंद ने बनाया था एक हथिया देवाल। ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में। एक हथिया नौला आएगा तो वो है चंपावत में। तो ये चीजें हमने देखी है। देवाल, ये देवाल मतलब मंदिर ही होता है, ये मंदिर में पढ़ना था तो चलो ये इसी में हम देख लेते हैं। तो ये चीजें होगी हमारे स्थापत्य कला में, राजगंगा का किला, लाल मंडी का किला, मल्ला महल, जो भी चीजें हमने स्थापत्य कला में देखी वो यही है। तो अब हम देखें जो भी हमने चंद्रवंश में पढ़ा, स्टार्टिंग से सोमचंद से लास्ट महेंद्र चंद से जो हमने चंद्रवंश पढ़ा, आज हमारा ये चंद्रवंश खत्म हो गया है। आज की चीजें हमने जो भी देखी, इनका राज्य देखा, इनके टैक्स देखे, इनकी स्थापत्य कला हमने देखी, इनकी न्याय व्यवस्था चंदों की ये देखी। तो चंद्रवंश हमारा देखा हमने कि चंद्रवंश कहाँ से 700 AD से हमारा चंद्रवंश है 1790 तक। तो एक इतने बड़े साम्राज्य का लास्ट में 1790 में क्या हो गया, खत्म, पूरे तरीके से खत्म हो गया। अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ अब हम 1790 के बाद हम देखें तो 1790 में यहाँ आगे गोरखा आगे और गढ़वाल में चल रहा है पंवार वंश। तो पंवार वंश के बारे में हम कल पढ़ेंगे कि कैसे हम देखेंगे कि नया वंश जो यही, अगर कनकपाल की बात करें हैं तो कनकपाल भी वही सेम स्टोरी है जो चंद्रवंश में थी कि सोमचंद आया था, वही बद्रीनाथ की यात्रा का आया था। ये मालवा गुर्जर प्रदेश वाला एरिया जो है, तो उससे वही कनकपाल आया, यही चांदपुर गढ़ में भानु प्रताप की बेटी से भी उसका विवाह हुआ।
तो ये हम अब चंद वंश करेंगे कल से शुरू, ये नहीं पवार वंश करेंगे, चंद वंश आज खत्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।